हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेट मेथड अर्थात निर्देशांक विधि। तो हमने जो प्लॉटिंग की जो दो विधियां बताई थी, पहला एंगल एंड डिस्टेंस मेजरमेंट मेथड अर्थात भुजा तथा कोण मापन की विधि, और जो दूसरा मेथड हमने बताया था निर्देशांक मेथड। तो निर्देशांक मेथड के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि आखिर इस विधि के द्वारा हम अंकन का कार्य जो है वो कैसे करते हैं। तो जो यह कोऑर्डिनेट मेथड है अर्थात निर्देशांक विधि है, इस विधि में हम क्या करते हैं कि जो हम सर्वेक्षण कार्य फील्ड में कर रहे हैं, वह सर्वेक्षण कार्य के अंतर्गत जो हमने ट्रावर्स अर्थात जो चंक्रम हमने खींचा है, और उस चंक्रम कार्य के अंतर्गत, जैसा कि चंक्रम कार्य के अंतर्गत हम दो चीज़ें करते हैं। सबसे पहला कार्य हम करते हैं कि भुजा जो है उस भुजाओं की लंबाई को हम ज्ञात करते हैं, भुजाओं की लंबाई, और दूसरा चीज़ हम साथ साथ कोण का मापन भी करते चलते हैं, कोण का मापन। तो चंक्रम कार्य के अंतर्गत हम ये दो क्रियाएं करते हैं, हमने पिछले वीडियो में ये बताया है। तो भुजाओं की लंबाई और कोण का मापन जो हमने ट्रावर्सिंग कार्य के अंतर्गत किया है, इन दोनों की सहायता से हम क्या करेंगे कि जो ट्रावर्स है, उस ट्रावर्स के जो प्रत्येक स्टेशन बिंदु रहेंगे, उन स्टेशन बिंदुओं की निर्देशांक की हम गणना करते हैं कोऑर्डिनेट मेथड अर्थात निर्देशांक विधि के द्वारा। तो जो ये निर्देशांक मेथड की परिभाषा या इसके बारे में अगर हमको एग्जाम में लिखने के लिए अगर लिखना होगा, इसको हम यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि इस विधि में संक्रमण कार्य के अंतर्गत मापे गए कोण तथा भुजाओं की लंबाई, कोण तथा भुजाओं की लंबाई की सहायता से प्रत्येक स्टेशन बिंदुओं के निर्देशांक की गणना की जाती है। और जो यह निर्देशांक मेथड है, यह अत्यंत ही प्रैक्टिकल मेथड है और काफ़ी शुद्धता से इसके द्वारा जो अंकन का कार्य है वो किया जाता है। तो इसको भी हम यहाँ पर नोट कर सकते हैं कि इस विधि के द्वारा अत्यंत शुद्धता से अंकन का कार्य किया जाता है, अंकन का कार्य किया जाता है। अगले पॉइंट के रूप में हम यहाँ पर यह नोट करेंगे कि जो यह निर्देशांक विधि है, इसे करने का एक यह लाभ है कि जो हमारा ट्रावर्स अर्थात जो चंक्रम रहता है, उस चंक्रम का जब हम अंकन का कार्य करते हैं, तो उस अंकन कार्य करते हुए जो उसमें त्रुटि आती है, जो एक त्रुटि रहती है समापन त्रुटि जिसको हम कहते हैं, इस समापन त्रुटि का जो हम निवारण करते हैं, वो संतुलन का कार्य करके इस विधि के द्वारा, संतुलन के द्वारा ही हम उस त्रुटि को ख़त्म कर लेते हैं। तो इस त्रुटि का एक यहाँ पे ये लाभ भी है। तो इस त्रुटि को करने का जो लाभ है, लाभ के रूप में यहाँ पे लिख सकते हैं कि समापन ट्रावर्स अर्थात चंक्रमण कार्य के अंतर्गत उत्पन्न समापन त्रुटि अर्थात क्लोजिंग एरर को संतुलन के द्वारा संतुलित करके, समापन त्रुटि को संतुलित करके ख़त्म कर लिया जाता है, ख़त्म कर लिया जाता है। तो ये 3 पॉइंट हम
इसके बारे में अगर लिखना होगा तो लिख सकते हैं। और जो ये निर्देशांक विधि है, इस निर्देशांक विधि के द्वारा हम कैसे प्लॉट करते हैं इसको हम अब समझेंगे। तो प्लॉट करने के लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले जैसे हम ये समझते हैं कि जो ट्रावर्स होता है, मान लीजिए कि ये हमने कुछ इस तरीके का हमारा ये ट्रावर्स हो गया, क्लोज ट्रावर्स, इसका हमको अंकन का कार्य करना, इसका अंकन हमको करना है। तो इसका अंकन जब हम करेंगे तो इसके अंकन को करने के लिए हम जो इसका प्लान हमको ये जो दिख रहा है, जो ये हमको भुजाओं की लंबाई जो दिख रही है, इसी भुजाओं की लंबाई को ही हम ड्राइंग शीट पर उतारते हैं। अर्थात ट्रावर्स का जब हम अंकन करेंगे, चंक्रमण कार्य जो हमने किया है, चंक्रम जो हमने बनाया है, अर्थात जो हमने ट्रावर्स ड्रॉ किया है, सर्वेक्षण कार्य करते हुए जो हमने ये फील्ड में ड्रॉ किया है, क्षेत्र में हमने इस कार्य को ट्रावर्स को बनाया है, ये हमारा भूमि पर है। अब जो ये ट्रावर्स है, इस ट्रावर्स को जब हमको ड्राइंग शीट पर उतारना है तो हम इस ट्रावर्स का जो है प्लान जो रहेगा, उस प्लान को ही हम क्या करेंगे, ड्राइंग शीट पर अंकित करेंगे। और अंकित करने के लिए हम क्या करते हैं, स्केल से जो साइज रहेगा उसको बड़ा या छोटा करके हम ड्राइंग शीट पर उतारते हैं। तो जो हमारा जो ये ट्रावर्स है, इसका जब हम अंकन करेंगे तो उस अंकन कार्य के लिए हम दो परस्पर लंब रेखाओं का प्रयोग करेंगे, दो परस्पर लंब रेखाएं। और ये जो दो परस्पर लंब रेखाएं रहेंगी, ये दो परस्पर लंब रेखाएं आखिर क्या हैं, तो ये दो परस्पर लंब रेखाएं जो रहेंगी वो कुछ इस तरीके से रहेंगी, जिसमें से जो ये वाली रेखा है इसको हम वाई अक्ष कहते हैं, और जो ये वाली रेखा है, जो क्षैतिज रेखा है, ये ऊर्ध्वाधर रेखा वाई अक्ष, और जो क्षैतिज रेखा है इसको हम एक्स अक्ष कहेंगे। यह जो वाई अक्ष है, यह वाई अक्ष चुंबकीय यामोत्तर एक होता है, उस चुंबकीय यामोत्तर के संदर्भ में खींचा गया है। तो ये जो चुंबकीय यामोत्तर है, यह क्या है, इसको हम यहाँ पर देखेंगे, चुंबकीय यामोत्तर। यह चुंबकीय यामोत्तर नॉर्थ और साउथ दिशा को डिनोट करता है। तो यह नॉर्थ और साउथ दिशा के समांतर जो रेखा खींची जाएगी उसको हम वाई अक्ष कहेंगे, और जो नॉर्थ और साउथ अर्थात चुंबकीय यामोत्तर के लंबवत जो रेखा खींची जाएगी उसको हम कहेंगे एक्स अक्ष। तो यहाँ पे जो हमारा वाई अक्ष है, वाई अक्ष को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर इसको लिख सकते हैं चुंबकीय यामोत्तर के समांतर खींची गई रेखा, समांतर खींची गई रेखा को हम कहेंगे वाई अक्ष, और जो एक्स अक्ष है इसको हम कहेंगे चुंबकीय यामोत्तर के लंबवत खींची गई रेखा। तो अगर इसका डिफिनीशन लिखना होगा तो ये आप लिख सकते हैं कि एक्स और जो वाई अक्ष है वो क्या होता है। अगर हमको किसी बिंदु का निरूपण करना है तो हम उसका निरूपण कैसे करेंगे, इन्हीं दोनों अक्षों के संदर्भ में हम उसका निरूपण करते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए हम यहाँ पर कुछ एक बिंदु लेते हैं एक्स और वाई, तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों के संदर्भ में इसका हम निरूपण करते हैं। तो अब हमको निर्देशांक की अगर परिभाषा लिखनी होगी तो निर्देशांक की परिभाषा हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, किसी बिंदु की एक्स तथा वाई अक्ष से लंबवत दूरी को उस बिंदु का निर्देशांक कहते हैं। निर्देशांक को हम कैसे व्यक्त करते हैं इसके बारे में अब हम देखेंगे। तो निर्देशांक को हम दो तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। पहला जो तरीका है वह है क्रमागत निर्देशांक के द्वारा, और जो दूसरा है वह है स्वतंत्र निर्देशांक के द्वारा। स्वतंत्र
निर्देशांक के द्वारा। तो जो क्रमागत निर्देशांक है, जैसे यहाँ पे नाम से ही स्पष्ट है, क्रमागत का मतलब हो गया एक के बाद दूसरा। और जो स्वतंत्र है यह स्वतंत्र रहेगा, मतलब इसका अपना अस्तित्व रहेगा, ये किसी पर डिपेंड नहीं रहेगा। और ये जो क्रमागत है यह निर्देशांक जो है यह डिपेंड रहेगा अपने पिछले वाले निर्देशांक बिंदु पर। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि यह जो क्रमागत निर्देशांक है, यह क्रमागत निर्देशांक अपने से पिछले बिंदु के निर्देशांक पर निर्भर रहता है और उसी के संदर्भ में हम इसको व्यक्त करते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम इसके अंतर्गत किसी बिंदु को उसके पिछले बिंदु के संदर्भ में व्यक्त किया जाता है। अब जब पिछले बिंदु के संदर्भ में हम किसी बिंदु को व्यक्त करेंगे तो जो उस बिंदु में अगर त्रुटि रहेगा तो जाहिर सी बात है अगले वाले बिंदु में भी वो त्रुटि आ जाएगी। तो इसको भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि इस विधि में त्रुटि होने की संभावना रहती है। और जो स्वतंत्र निर्देशांक की विधि है, इस विधि में हम देखेंगे कि इस विधि में जैसे इसमें पिछले बिंदु के संदर्भ में हम अंकन करते थे, व्यक्त करते थे। इस विधि में क्या है कि इस विधि में जो हमारा मूल बिंदु है, जैसे ये हमारा मूल बिंदु जो 0 0 था, इसके संदर्भ में हम किसी बिंदु को व्यक्त करते हैं। तो यहाँ पर हम यह लिख सकते हैं कि इसके अंतर्गत किसी बिंदु को 0 0 अर्थात मूल बिंदु के संदर्भ में व्यक्त किया जाता है और इसमें त्रुटि होने की जो संभावना है वो नहीं रहती है। त्रुटि होने की संभावना नहीं रहती है। तो ये 2 पॉइंट हो गए, लिख सकते हैं हम यहाँ पर। अब इसके बाद हम जब हमने निर्देशांकों को कैसे व्यक्त किया जाता है इसको अब हमने देखा। अब इसके बाद हम देखेंगे कि जो क्रमागत निर्देशांक हैं, क्रमागत निर्देशांक अर्थात जो लैटीट्यूड और जो डिपार्ट क्या होते हैं, उनको हम अगले वीडियो में देखेंगे।